हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी अपने यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं ओले बोर्ड लाइव मॉक का मैथ सेक्शन, जो इस वीक में लाइव था। अगर आपने वो अटेम्प्ट भी नहीं किया था तो आप यहाँ से मेरे साथ साथ उस मॉक के मैथ सेक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्लास में हम थोड़ा फास्ट चीज़ों को रखेंगे। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो एक स्टूडेंट के माइंड में आना चाहिए वो मैं बोलूंगा और सोल्व करूंगा, जिससे आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस हो और पता चले कि क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से करना है, कम टाइम में सोल्व कैसे कैसे करना है। और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और जहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर हम चीज़ों को थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि हमें टाइम सेव करना है। ठीक है, तो अपना पेन और पेपर लेके बैठिए और आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक दुकानदार एक घड़ी 2700 में खरीदता है और मामूली मरम्मत पर 150 खर्च करता है। वह इसे एम पर चिन्हित करता है और एक चिन्हित मूल्य पर क्रमशः 10% और 20% के दो छूट देता है। वह ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि पर 5% कमीशन भी एक विक्रेता को देता है। ठीक, कमीशन बिक्री की आय से दिया जाता है। यदि दुकानदार कमीशन का भुगतान करने के बाद अपनी कुल लागत पर 20% लाभ चाहता है तो चिन्हित मूल्य क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इसका सीपी कितना होगा। सीपी इज इक्वल टू 2700 की बुलाया, उसने 150 खर्च कर दिए, तो कितना हो गया 2850। 2850 सीपी हो गए। उसको प्रॉफिट कितना चाहिए 20%। तो 2850 का 20% प्रॉफिट चाहिए तो 6/5 हो जाएगा। और क्या चाहिए, उसने उस पे एम चिन्हित किया, मतलब उसका अंकित मूल्य एम हो गया। 2% दो छूट दे दी उसने। एक तो होगी 10% की, तो कितना बचेगा 9/10। एक कितनी दे दी उसने 20% की, तो कितना बचेगा 4/5। और फिर क्या है, इस छूट के बाद भी वो 5% कमीशन दे रहा है। तो 5% कमीशन दे रहा है तो उसके पास से तो कम होगा ना कमीशन, तो ये कितना बचेगा 19/20। ठीक है, इसको बराबर रख देंगे। 19 से ये जाएगा, 19 एकम 19, 19 पंजे 95, ये गया 19 से। 5 से ये गया 3 बार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से ये गया 10 बार, 2 से ये गया 2 बार, 2 से ये गया 5 बार। 5 पंजे 25 दूनी 50, एक जीरो ये आ गया और एक जीरो ये आ गया, 5000। ये आ गया आपका आंसर। आगे चलेंगे। पी क्यू और आई आर की आय का अनुपात 3:5:9 है। यदि क्यू पी से 6 वर्ष बड़ा है, पी क्यू आर, ये हो गया 3:5:9। क्या बोला है, क्यू पी से 6 वर्ष बड़ा है। क्यू पी से कितने वर्ष बड़ा है 6, कितने यूनिट बड़ा है 2, तो 2 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट बराबर 3। मतलब पी कितना है 9, ये कितना है 15, ये कितना हो गया 9 तिया 27। क्यू की आयु को पी और आर की औसत आयु से बदल दिया जाता है। तो पी और आर की औसत आयु कितनी हो गई 27 और 9, 36/2 बराबर 18। तो इसको 18 से बदल दिया। पी और आर की आयु अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो क्यू की आयु में कितने वर्ष का परिवर्तन होगा, कितने वर्ष का परिवर्तन हुआ 3। ये आ गया आंसर। आगे चलेंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है। दो इनलेट पाइप्स ए और बी टैंक को क्रमशः 7+√3 और 7-√3 दिनों में भर सकते हैं। यदि जबकि एक आउटलेट पाइप सी को पूरा टैंक 2 दिन में खाली कर सकता है। सी पूरा टैंक 2 दिन में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी हर दिन खुले रहते हैं और पाइप सी वैकल्पिक दिनों में पूरे दिन के लिए खुलता है, जो दिन 1 से शुरू होता है। ठीक, खाली टैंक को पूरी तरह भरने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चे इसका एलसीएम लेने में कंफ्यूज होंगे। तो एलसीएम लेने में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर दे तो ये हो गया ए बी सी। हम करें अगर 7+√3, 7 - √3, तो ये A² - B² हो जाएगा। 7×7 = 49 -√3 का स्क्वायर 3, ये आ गया 46। अगर हम ये एलसीएम लेते हैं तो ए का टाइम कितना था 7+√3, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7 - √3। बी की कितनी हो जाएगी 7+√3। सी की कितनी हो जाएगी, सी कितने दिन ले रहा था 2, 2 से 46 को डिवाइड करें तो कितनी हो जाएगी 23। ये आ गई सी की एफिशिएंसी। ठीक है, अब बात करेंगे फर्स्ट डे की।
फर्स्ट डे में क्या आएगा, एक दिन तो ए और बी एक साथ खुलेंगे, एक दिन ए बी और सी एक साथ खुलेंगे। तो फर्स्ट डे में आएंगे ए बी सी तीनों, सेकंड डे में आएंगे ए और बी, थर्ड डे में आएंगे ए बी सी तीनों, फोर्थ डे में आएंगे खाली ए और बी। इस तरह से ये साइकिल आगे चलेगी। ए बी सी कितना होगा, पहले ए और बी की एफिशिएंसी अगर जोड़े तो √3 से √3 कट जाएगा, सात सात 14, 14 ठीक। लेकिन ये तो आउटलेट पाइप है, इसकी एफिशिएंसी माइनस में होगी, 14 माइनस 23 ये कितना हो गया, -9। दूसरे दिन खाली ए और बी आएंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 14। तो ओवरऑल इनके 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 14 माइनस 9 बराबर 5। तो मतलब इनकी इस साइकिल में हर 2 दिन में 5 वर्क होगा। टोटल वर्क कितना करना है, 46। टोटल वर्क 46 करना है। टोटल वर्क अगर 46 करना है तो 2 वर्क कितने दिन में होता है, 5 वर्क में। तो 46 वर्क कितने दिन में होगा, 46 दूनी 92/5 बराबर 18.4, या फिर इसको लिख सकते हैं 18 सही 2/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। अरुण, भावेश और चिराग अकेले काम करने पर क्रम से 6 दिन, 8 दिन, 24 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि ये तीनों एक साथ में शुरू करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये हो गया अरुण, भावेश, चिराग। एलसीएम दिमाग में ही सोचना है, सब कुछ नहीं लिखना, सीधा यहाँ पे एफिशिएंसी लिखना है। एलसीएम आपको इजी है, एलसीएम पता चल जाएगा, 24 है तो 6 से 24 4 बार, 8 से 24 3 बार, 24 से 24 एक बार, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। तीनों को ही काम करना है तो कितने दिन में पूरा होगा। टोटल वर्क कितना था, हमने कितना सोचा था, 24, 4 3 7 और एक 8, 8 की एफिशिएंसी से करना है, कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। ठीक, आगे चलेंगे। एक व्यक्ति 6,000 रुपये 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर और 4,000 रुपये 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर निवेश करता है। पहले निवेश से 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज और दूसरे निवेश से 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना है। पहली चीज, अनुपात निकालने के लिए दोनों वर्षों का अलग अलग ब्याज नहीं निकालना है, अनुपात ही तो निकालना है, डायरेक्ट ही निकाल देते हैं। ये हो गया मूलधन, रेट कितनी हो गई 5%, और इसका टाइम कितना हो गया 2 वर्ष, यहीं से डायरेक्ट रेशियो निकाल दे तो ये हो गया 4,000। इसकी रेट कितनी हो गई 8%, और इसका टाइम कितना हो गया 3 ईयर्स। ठीक, ये परसेंट से परसेंट चला गया, ये 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस 2 से इस 2 ये 2 चला गया, और ये 3 से ये 3 चला गया, तो कितना बचा, इधर बचा 5 रेशियो, इधर बचा 8। खाली 2 लाइन में ये सवाल करना है। ऐसे सवाल ही होते हैं जो टाइम बचाने वाले होते हैं। इन सवालों में जितना हो सके जल्दी से जल्दी हमें अपना टाइम बचाना है। आगे चलेंगे। दो मशीनें पी और क्यू यदि अकेले काम करें तो क्रम से 240 दिन और 360 दिन में एक काम को पूरा कर सकती हैं। यदि दोनों लगातार साथ में काम करें तो वे वही काम पूरा करने में कितने दिन लेंगे। अब आपको फिर से पता है, एक बार के लिए जीरो को भूल जाइए, जीरो भी है। 36 और 24 का एलसीएम लेना है तो बड़ी संख्या को पकड़ेंगे 36 को। अगर हम 36 दूनी सोचे तो 72 होता है, कि 24 से 72 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। एलसीएम आ गया 72, तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। टोटल वर्क हो गया 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। उसने क्या बोला, यदि दोनों लगातार काम करें, टोटल टोटल वर्क होगा 720, क्योंकि ये जीरो था ना, ये जीरो था और ये जीरो था। ठीक है, यदि दोनों लगातार साथ काम करें तो वही काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो 720 को 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से करना है, कितना टाइम लगेगा, 144। मैंने डायरेक्ट 144 कैसे लिख दिया, मैंने दिमाग में सोचा मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, ये 10 हो गया, 10 से ये जीरो कर जाएगा, 72 दूनी 144। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में भी मैक्सिमम जगह स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना है, जितना हो सके पहली बार में ही सोल्व करके देख लेंगे। जैसे 24 से 864 को डिवाइड करना है तो ऐसे मत लेके बैठना, 24 डिवाइड बाई 864। अगर आपको पहाड़ा याद है, आपको टेबल आता है, तो आपको पता चलेगा कि 24 या 72, कितना बचा 14, फिर हो गया 144, 24 छक्का 144 प्लस 15 का स्क्वायर 225, और रूट 225 का कितना हो गया 15 हो गया, तो 225 माइनस 15 कितना हो गया 210। ठीक है, ये सारा ब्रैकेट में है, इंटू 7 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको x मान लूँ तो 418 माइनस
प्लस एक्स, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 236, 210 और 36 कितना हो गया, 246 इंटू 7 माइनस 418। अगर आप यहाँ पे देखें तो 6 7 42, 42 में से 8, 42 का यूनिट डिजिट 2, 2 का मतलब 12, 12 में से 8 गए 4। यहाँ से डायरेक्ट यूनिट डिजिट से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं। 6 7 42 के 2 हासिल लेगा 4, 24 7 168 और 4 172, ठीक, माइनस 418, 22 में से 18 गए 4 और 17 में से 4 गए 13। आंसर आपका आ गया 1304। आगे चलेंगे। ठीक, एक साझेदारी में निशा और ओमर लाभ को 5:6 के अनुपात में साझा करते हैं। निशा अपनी राशि 8 महीनों के लिए, जबकि ओमर 12 महीनों के लिए निवेश करता है। तो निशा के निवेश और ओमर के निवेश का अनुपात क्या है? पहली चीज तो इसके लिए एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है कि प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये आई होप सबको पता होगा, या मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। ये फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपका बहुत टाइम बच जाएगा, वरना आप रेशो बनाएंगे, यहाँ पे निशा ओमर लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट उसको डिवाइड करेंगे, उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए सिंपल एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर दो बंदों के प्रॉफिट की बात हो जाए तो P1/P2 इज इक्वल टू I1/I2 इंटू T1/T2। ठीक है, अगर हम इसमें सीधी डायरेक्ट वैल्यू रखें तो ये आपको पता होगा, ये लिखना नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से शुरू करना है जहाँ से मैं अब कर रहा हूँ। आपको देखा प्रॉफिट का रेशियो 5/6 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का रेशियो अपने को बताना है, तो I1/I2। टाइम का रेशियो, निशा 8 महीने के लिए, उम्र 12 महीने के लिए। ठीक, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 6 गया 2 बार। ठीक है, 5 तो ऐसे ही रह गया, ये 2 इधर आ जाएगा इस 2 के पास, 5/4। रेशियो कितना आ गया, 5/4। खाली इतना आपको एग्जाम में करना है। आगे चलेंगे। नील और ओम की वास्तविक वेतन का अनुपात 8:15 है। नील और ओम, ये हो गया 8:15। नील का वेतन 25% बढ़ाया गया है और ओम का वेतन 20% घटाया गया है। इन परिवर्तनों के बाद उनके वेतन का योग 66,000 है। ठीक है, नील का वेतन 25% बढ़ाया है, मतलब 4 से 5 कर दिया होगा। 4 से 5 करेंगे तो 8 से कितना करेंगे, 10। ओम का वेतन 20% घटाया, मतलब 5 से 4 कर दिया होगा। 5 से 4 कर देंगे तो मतलब 15 का कितना करेंगे, 12। ये उनका नया रेशियो आ गया। अब बोला है उनके वेतन का योग है 66,000, तो 10 और 12 कितना होता है, 22। 22 यूनिट बराबर 66,000। 1 यूनिट बराबर 3,000। नील का मूल वेतन क्या है, नील का मूल वेतन कितना था, 8 यूनिट, 8 दिया 24,000। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी जहां तक हो सकता है कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट हो जाए। जैसे 441 का मुझे पता है कितना होगा, 21 प्लस 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, ये हो गया 32, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 53 इंटू 15। ठीक है, डिवाइड बाई एक्स, मैंने क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लिया, और इस 7 को इधर ले जाऊं तो ये हो गया 53। ठीक है, तो आप देखेंगे 53 से 53 कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 15। इतना ही टाइम आपको एग्जाम में लगाना है, ऐसे ही सोल्व करना है और ऐसे ही सोचना है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम होल बेस पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कितना, किस क्वेश्चन को कितना टाइम एग्जाम में देना है और कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम आपका डिजर्व करता है। आगे चलेंगे। 5,000 की राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई। 5 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज और 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या है। ठीक है, अभी तो मूलधन भूल जाते हैं, अभी ये देखते हैं कि अगर 5 वर्षों के लिए मैं ब्याज लगाऊं तो कितना होगा। 5 छंग 30%, यहाँ पे मिलेगा 30% ब्याज मुझे 5 साल में, और मुझे 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 3 साल में मुझे ब्याज मिलेगा 6 या 18%। ठीक है, उसने पूछा है कि ये इससे कितना ज्यादा होगा, कितने परसेंट ज्यादा होगा भाई, 12%। तो मैं डायरेक्ट 5,000 का 12% निकाल दूंगा यहाँ पे। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 12 0 0, 12 5 60, 600 रुपये। डायरेक्ट आंसर यहाँ पर 600 आ जाएगा। अलग अलग निकाल के घटाने की जरूरत नहीं है, टोटल ब्याज परसेंटेज में निकाल के घटा देंगे, जितने भी परसेंट आए अब सीधा वही परसेंटेज हम 5,000 का निकाल देंगे। आगे चलेंगे। दान पेटी में केवल 10 के सिक्के और 5 के सिक्के हैं। 10 के सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों की संख्या से 2 अधिक है और सभी सिक्कों का कुल मूल्य 140 है। तो 10 के सिक्के कितने हैं, ये हो गए 10 रुपये, रेशियो 5 रुपये।
मान लिया 5 रुपए के हैं ए, तो 10 के हैं ए प्लस 2, कितने रुपए हो गए ये? अगर 10 की हम इससे गुणा करें तो 10 ए प्लस 20 प्लस 5 ए, कितने बोले उसने? 140। 10 5 15 ए, 20 उधर जाके घटा तो 120, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो मतलब 5 के कितने हो गए? 8, और 10 के कितने हो गए? 8 और 2 10। किसके पूछे उसने? 10 के। 10 के कितने हो गए? 10 सिक्के। वैसे भी चेक करें तो 10 दही 100 और 8 पंजे 40 बन रहे हैं 140। या फिर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर थोड़ी और अच्छी वैल्यू देते तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी एक एक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। एक ट्रक में 20 बोरे हैं जिनका औसत प्रत्येक 25 किलोग्राम है। यदि 45 किलो वजन का एक बोरा 25 किलोग्राम वजन वाले दूसरे बोरे से बदल दिया जाता है, तो 20 बोरों का नया औसत वजन कितना होगा? आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले कोई बोरा था 45 किलो का था, ठीक। अब उसको क्या करा? 25 किलोग्राम बोरे के वजन से बदल दिया, तो ओवरऑल कितना वजन घट गया? 20 किलो। मतलब जो भी ओवरऑल वजन था 20 किलो घट गया। कितने बोरे थे? 20। 20 बोरों का वजन 20 किलो घट गया, मतलब हर एक का एक एक किलो घट जाएगा। 20 डिवाइड बाई 20 बराबर 1। मतलब हर एक बोरे में से 1 किलो वजन कम हो गया, एवरेज। हर एक बोरे में से एवरेज 1 किलो कम हो गया। तो पहले एवरेज कितना था? 25। अब एवरेज कितना होगा? 24। इतना ही टाइम इस क्वेश्चन को देना है एग्जाम में। आगे चलेंगे। क्या बोल रहा है? 4 अंकीय संख्या 5x28 में अंक x को 0 से 9 तक एक अंक से बदला जाता है। कौन सा अंक x की जगह लेना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 9 से विभाज्य हो? 9 से डिविजिबिलिटी का एक रूल है कि 9 से डिविजिबल जो भी संख्या होगी उसके अंकों का सम भी 9 से डिवाइड होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 8 और 2 10 और 5 15, 15 हो रहा है, और x और जोड़ना है। x को क्या जोड़े कि 9 से डिवाइड हो जाए? अगर मैं x को 3 मान लूँ तो 15 और 3 18, तो ये हो जाएगा 9 से डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो धनात्मक पूर्णांक 3:7 के अनुपात में है, उनका HCF 12 है। दोनों पूर्णांकों का LCM क्या होता है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि LCM क्या होता है। दोनों कोफैक्टर 3 × 7 इंटू HCF क्या होता है? 12। ठीक, जो दोनों में से कॉमन ले लिया होगा उसको बोलते हैं HCF। तो ये कितना हो गया? 12×7 = 84 इंटू 3, 4 × 12 का तो हंसी लगाएगा, 8 × 24 और 1 25, 252। एलसीएम होगा 252। एक और फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला भी, इस फॉर्मूले पे भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनात्मक पूर्णांक n 7 से विभाज्य है। 5 से डिवाइड करने पर शेषफल 2 आता है, तो n को 35 से जब डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले देखो, सबसे पहले इसको कैसे कर सकते हैं? धनात्मक पूर्णांक n से डिवाइड है, ठीक है। 5 से डिवाइड करने पर 2 शेषफल आता है, तो 7 से डिविजिबल कोई ऐसी संख्या सोच लो कि 5 से डिवाइड करें तो उसको 2 आ जाए शेषफल। या तो सीधा ऐसी कोई संख्या सोच लो जिसका यूनिट डिजिट 2 हो या यूनिट डिजिट 7 हो। वही संख्या ऐसी होगी कि 5 से डिवाइड करने पर 2 आएगा। तो 7 की तो बात हो नहीं रही, क्योंकि 35 से डिवाइड नहीं कर सकते। या आप 7 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हम आगे चल के देखें तो 7×42, 7 × 6 बराबर 42। क्या ये जस्टिफाई हो रहा है? 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 शेष आ रहा है, ठीक है। तो 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष आएगा? 7। 7 हो गया आपका आंसर। मैं बोलता हूँ आपको इतना भी नहीं करना था, आपको खाली इतना देखना था कि 5 से डिवाइड करने पर 2 शेष आता है, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दिया, 2 शेष आ गया, इसका मतलब वो संख्या 7 होगी। यहाँ से समझ में आ रहा है? या फिर 5 से डिवाइड करने पर 2 शेष आता है, तो जब उसको 35 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेष आएगा? आप यहाँ पर देखेंगे 35 भी तो 5 से डिवाइडेड है। तो 35 से डिवाइड करने पर जो भी शेष आएगा, उस शेष को भी अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष आएगा, ठीक है। तो भी आप डायरेक्ट भी यहाँ 5 से ऑप्शन को डिवाइड करके देख सकते थे, क्योंकि यहाँ 35 भी 5 से डिवाइडेड है। तो खाली एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष आएगा, ठीक। आगे चलेंगे। एक समकोणीय शंकु का वक्र सतह क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 9 है। शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या है? आपको पता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला, पाई इजिकल टू 22/7। आर कितना हो गया? 9,
और एल निकालना है, ये 9। ओवरऑल कितनी वैल्यू दी है इसकी, 396। 9 से अगर इसको डिवाइड करूँ तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 22 से 44 दो बार, तो एल इज इक्वल टू 14। ठीक, आगे चलेंगे। तीन निवेशक पी, क्यू और आर कुछ राशि निवेश करते हैं। प्रत्येक निवेश में समान बोनस जोड़ने के बाद राशियां 3:4:5 के अनुपात में हो जाती हैं। पी, क्यू, आर कितनी हो जाती हैं, 3:4:5। यदि q प्लस एक्स को 9 से डिवाइड करने पर भागफल 5 और शेषफल 3 आता है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 9 से डिवाइड करें तो भागफल 5 और शेषफल 3 आएगा? तो 9 इंटू 5 प्लस 3, 9 पंजे 45 और 3 48। ठीक है, 48 किसकी वैल्यू है, q प्लस एक्स। q प्लस एक्स मतलब कुछ राशि थी q और q थी, उसमें कुछ x जोड़ा जो यहाँ पे बोला था, उस x को जोड़ने के बाद का ही तो रेशियो था ये, उस x को जोड़ने के बाद का ही तो रेशियो है ये, तो उस x को जोड़ने के बाद की ही तो संख्या है ये। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। 4 की वैल्यू 48, एक की वैल्यू कितनी हो गई 12, 3 की वैल्यू 36, 5 की वैल्यू 60। उसने क्या पूछा है, आर और पी के मूल निवेशों के बीच अंतर क्या है। तो मूल निवेशों के बीच अंतर वही होगा जो अंतर यहाँ पे होगा। क्यों, मान लो संख्या है 3, संख्या है 7, डिफरेंस कितना है 4। आप इसमें कोई भी बराबर संख्या जोड़ दो, मान लो 4 का डिफरेंस है, मैंने दोनों तरफ 8 8 जोड़ दिया, 8 3 11, 8 7 15, तो डिफरेंस तो अब भी बराबर होगा ना। अगर मैं इधर भी सेम संख्या जोड़ूं, इधर भी सेम संख्या जोड़ूं, तो डिफरेंस तो फिर भी बराबर होगा। तो ऐसे ही तो है, यहाँ पर भी उसने x जोड़ा होगा, यहाँ पर भी x जोड़ा होगा, लेकिन डिफरेंस तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा। हालांकि हमसे डिफरेंस तो यहाँ का पूछा है, लेकिन बराबर तो इसी के होगा ना वो। तो यहाँ पर 24 आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। 200 300 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 9 से भाग देने पर शेषफल वही होगा जो संख्याओं के डिजिट का सम करने पर, 9 से डिवाइड करने पर शेष आएगा। तो यहाँ संख्याओं के डिजिट का सम करें तो हम 3 2 5 और एक 6, 6 आ रहा है, तो 9 से डिवाइड करने पर 6 ही शेषफल आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 10,000 की मूलधन राशि 2 वर्षों के लिए वार्षिक 8% दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित है। यदि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 25 है, तो आर का मान क्या है। अगर इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट एकदम फास्ट करना है, तो डिफरेंस 2 साल के लिए होता है पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। सिर्फ इतना ही, अगर आपको खाली इतना छोटा सा ही फॉर्मूला याद है तो देखिए कितनी जल्दी होगा। डिफरेंस कितना है 25, पी कितना है 10,000 इंटू आर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100, 4 जीरो से 4 जीरो गए, आर स्क्वायर बराबर 25, आर इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आ गया 5। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं था तो कैसे करना था, तो ऐसे करना था, आर परसेंट वार्षिक दर है, 2 टाइम की बात है, तो ऐसा ही कितना होगा 2r, और सी आई कितना होगा, सी आई होगा आर प्लस आर इंटू आर अपॉन 100, मतलब 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100। अगर मैं इसमें से इसका डिफरेंस ले लूँ तो कितना आएगा, आर स्क्वायर अपॉन 100%। तो हमें पी का आर स्क्वायर अपॉन 100% निकालना पड़ेगा। पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100% निकालते हैं, ये 100 ये वाला आ गया, और परसेंट के लिए एक 100 ये आ गया। कितना दिया हमें टोटल 25। सेम वही कंडीशन आ गई, 4 जीरो से 4 जीरो गए, आर स्क्वायर बराबर 25, आर बराबर 5। मैंने 2 मेथड आपको बता दिए, जो भी एग्जाम में पहले हिट कर जाए, सोचना मत छोटी है लंबी है, वहीं से शुरू कर देना, जो पहले हिट कर जाए, क्योंकि ये भी ज़्यादा लंबी नहीं है। आगे चलेंगे। यदि x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 3, तो 80 डिवाइड बाई ये कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर से शुरू करेंगे, यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ सीधा लिखेंगे नहीं इसको, यहाँ पे इतना माइंड में ही करने का ट्राई करो। 9 में से 5 गए 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इतना हो गया 8। 8 से अगर 80 को डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 10, प्लस y की वैल्यू कितनी है 3, 3 और 1 4, 4 तिया 12, 10 और 12 कितना हो गया 22। खाली इतनी ही इज्जत इस क्वेश्चन को एग्जाम में देनी है और इतना ही टाइम देना है। ठीक, आगे चलेंगे।
प्रवास के कारण एक वर्ष में एक शहर की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई, मतलब 5 से 6 हो गई। और यह 72,000 हो गई, तो मतलब 6 की वैल्यू 72,000 हो गई। वृद्धि से पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? 5 यूनिट। 6 की वैल्यू 72,000, मतलब 1 यूनिट बराबर 12,000। तो 5 यूनिट बराबर 12 पंजे 60,000। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे, कितने परसेंट का 840, या फिर इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, कुछ को बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 840 का कितने परसेंट, या एक्स परसेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, प्लस 169 13 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 2 की पावर 7 कितना हो गया? 128 प्लस 377। ठीक है, 840 इंटू एक्स बटे 100। ठीक है, 8 7 15 का 5 हंसी लगा एक, 7 2 9 10 का 0 हंसी लगा एक, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक, इसमें से 169 अगर घटाएं तो 169, 15 में से 9 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 4 में से 1 गया 3, 336। ये आ गया 336। इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 गया, ये हो गया 5 दूनी 10, 42 दूनी 84। क्या 42 से जाएगा? 2 के पहाड़े में 6 कब आता है? 8 बार। 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, बिल्कुल जाएगा, 8 बार जाएगा। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, पिछले वाले से थोड़ा अच्छा था। नेक्स्ट करेंगे। एक अंकगणितीय प्रगति में, मतलब एपी। एपी के मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन पिछली 3 क्लास में करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देख लेना, कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। पांचवा पद 23 है और समान अंतर 4 है। पांचवा पद 23 है, मतलब a+4d होगा, क्योंकि 4 तो d आ जाएंगे और एक पहली संख्या 5 भी होगी। ये कितना हो गया? 23। तो पता चल जाएगा a कितना हो गया, d की वैल्यू कितनी दी है? 4। तो 4 चौक 16, 23 में से 16 गए, कितना आएगा? 7, मतलब पहला पद हो गया 7। तो एपी के पहले 100 पदों का योग क्या है? सीधा फॉर्मूला क्या होता है? n/2। 2a मतलब हो गया 14, n-1 मतलब 99 इंटू डी। डी कितना आ गया आपका? कितना है? 4। ठीक है, तो ये हो गया 50 इंटू 14 प्लस 100 चौक 400, 400 में से 4 गए 396। तो 50 इंटू 6 4 10 का 0 हासिल लगा एक 41, 2 0 के 2 0 आ गए, 5 1 5 5 चौक 20, 20,500 आपका आंसर। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन में, ये थोड़ा हिस्टोरिकल क्वेश्चन है ना, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, उसको सोल्व करेंगे, फिर अगली लाइन को पढ़ेंगे, उसको क्लियर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। एक व्यापारी ने स्मार्टफोन 2500 में बेचा और उसकी लागत मूल्य पर 25% लाभ कमाया। 25% लाभ कमाया मतलब 4 से 5 में बेचा, 5 की वैल्यू 2500, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 5 पंजे 25, 5 चौक 2000, तो 2000 हो गया सीपी। ठीक है, बाद में वह उसी स्मार्टफोन को 2500 से 20% कम कीमत पर बेचता है। 20% कम कीमत पर बेचता है मतलब 5 से 4 पे बेचता है। तो 5 की वैल्यू यहाँ पे 2500 दी है, तो 4 की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी? 2000। अब क्या, उसने 2000 पर बेचा और इस नई बिक्री मूल्य पर 10% कमीशन भी दिया। अब 2000 पे उसने 10% कमीशन भी दिया, भाई उसने कमीशन दिया तो उसका नुकसान ही होगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 2000 का 10% हो गया 200। तो इसमें से अगर मैं 200 घटा दूं तो 1800। तो उसे कितने का बेचना पड़ा फोन? 1800 का। ये हो गया इसका फाइनल एसपी। बाद की बिक्री में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? सीपी कितना था? 2000। एसपी कितना हो गया? 1800। कितने का लॉस हो गया? 200 रुपये का। कितने पे? 2000 पे। तो क्या सीधा सीधा दिख रहा है कितना परसेंट है? सीधा दिख रहा है 10% है। ठीक, 10% लॉस। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखेंगे, 10% प्रॉफिट भी देगा वो, 10% लॉस भी देगा। तो इस टाइम पे थोड़ा अवेयर रहना है, थोड़ी आंखें खुली रख के, दिमाग खुला रख के ऑप्शन लगाना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन भी पिछली क्लास में कराया था, डायरेक्ट एक लाइन में करने वाला। एक फूल वाले ने गुलदस्ता 690 में बेचा और उसकी लागत मूल्य पर 15% का लाभ कमाया। 15% मतलब 115। 115 में बेचा, कितने का? 690 रुपये की वैल्यू कितनी होगी? 115%। यदि वह लागत मूल्य को बदले बिना बिक्री मूल्य कम 60 रुपये कम कर देता, 60 रुपये कम कर देता, मतलब अब 630 में बेचे। 690 माइनस 60, 630 हो गए।
अब कितने उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा अगर हम इसको सोल्व करें तो 10 से 10, 21 या 63, 23 या 69, 23 पंजे 115, 21 पंजे 105। तो अब जो 630 है कितने परसेंट के बराबर है? 105% के बराबर है। 105% का मतलब है 5% प्रॉफिट, क्योंकि 100% तो सीपी होता है, उसके ऊपर जो भी होगा वो क्या होता है? वो होता है प्रॉफिट। तो 5% हो गया प्रॉफिट। आगे चलेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था। 12 पैकेटों के एक बैच का रिकॉर्ड किया गया औसत वजन 35 ग्राम था, लेकिन बाद में पता चला कि एक पैकेट का वजन 30 ग्राम दर्ज किया गया था, जबकि वह 42 ग्राम था। ठीक है, तो 30 ग्राम दर्ज कर लिया था, लेकिन वास्तव में कितना था? वो 42 ग्राम। मतलब कितना एक्स्ट्रा है? 12 ग्राम एक्स्ट्रा है। 12 ग्राम एक्स्ट्रा है तो भाई सबको 12 ग्राम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कितने में बांटना है? कितने पैकेटों में बांटना है 12 ग्राम? 12 पैकेटों में। तो सबको कितना कितना मिलेगा भाई? सबको एक एक मिलेगा। तो ओवरऑल उनका औसत कितना बढ़ जाएगा? एक बढ़ जाएगा भाई। तो 35 और एक कितना हो गया? 36। ठीक, आगे चलेंगे। जब एक पूर्णांक p को 11 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 7 बचता है। तो यहाँ पर कुछ लोग p को सीधा 18 मान लेंगे। 11 और 7 18, 7 बच गया। लेकिन आपको इतना भी नहीं करना। अब देखो ना कि 7 को भी अगर आप 11 से डिवाइड करो तो कितना जाएगा? 7 ही शेषफल आएगा ना फिर भी। तो सीधा p को 7 मान लो ना, p इज इक्वल टू 7। इसी तरह अगर q से डिवाइड किया तो कितना शेषफल गया? 9। तो q को डायरेक्ट 9 मान लो ना। ठीक है, तो p प्लस q कितना हो गया? 9 प्लस 7 16। p प्लस q को 11 से डिवाइड करना है, शेष कितना आएगा? तो 11 से 16 को डिवाइड करें तो शेष कितना आएगा? 5। आगे 5। आगे चलेंगे। बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन है। एक साझेदारी में वर्ष के दौरान निवेश में बदलाव के कारण पूरे वर्ष के लिए ए और बी की समय भारित पूंजी का अनुपात 2:3 है। ए रेशियो बी कितना है? 2:3। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 5,000 है तो बी का लाभ में हिस्सा कितना है? तो 5 यूनिट की वैल्यू 5,000, 2 की वैल्यू 2,000, 3 की वैल्यू 3,000। बी का ही पूछा ना? ठीक है, 30,000। ऑप्शन में 2,000 भी है। कभी यहाँ पे ए पूछ ले तो आप 3,000 मत लगा देना, 2,000 लगा देना। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा आना चाहिए? 60% का एक्स, या फिर ऐसे लिख लो एक्स का 60% इज इक्वल टू 35 प्लस 97 मतलब 132। इसको इधर ले गया तो माइनस कर दिया 82। या x इज इक्वल टू 3x इंटू 3/5 इज इक्वल टू 0। 13 में से 8 गए 5। गलत किया क्या कहीं पे? क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई थी। यहाँ पर ये 82 नहीं 8 स्क्वायर था, यहाँ पर 35 नहीं 3 की पावर 5 था। ठीक है, तो ये 60% का x मतलब x इंटू 3/5 प्लस 64 इज इक्वल टू 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 प्लस 97। ठीक है, 3x/5 इज इक्वल टू, ये हो गया 7 3 10 का 0, हासिल लगा 1, 24 और 10 34 माइनस 64। 3x/5 इज इक्वल टू 10 में से 4 गए 6, 33 में से 6 गए 27। 3 से ये गया 3 9 27, 3 दूनी 6। x इज इक्वल टू 92 पंजे, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 9 पंजे 45 और 46 और 60। ठीक है, आगे चलेंगे। एक मोटरबोट की स्थिर जल में गति और धारा की गति का अनुपात 5:1 है। नाव बिंदु P से Q तक 12 किलोमीटर नीचे की धारा में यात्रा करती है। नीचे की धारा में मतलब धारा के साथ, डाउनस्ट्रीम। और Q से बिंदु R तक 16 किलोमीटर ऊपर की धारा में मतलब अपस्ट्रीम, धारा के विरुद्ध। यदि ऊपर की धारा नीचे की धारा की यात्रा से 1 घंटे अधिक समय लेती है तो यात्रा की गति क्या है? देखिए, इसके करने के फटाफट दो तरीके बता देता हूँ। ये है 5, ये है 1। अगर हमें जाना है डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ तो कितना होगा? 12/5 और 1 6, 6x हो जाएगा। और अगर जाना है अप स्ट्रीम तो ये क्या होगा? 16/5 में से 1 गया 4x हो जाएगा। टोटल कितना कितना टाइम उसको एक्स्ट्रा लगा इधर जाने में, इधर से 1 घंटा। ठीक, ये हो गया 4 चौक 16। 4/x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। तो 4 में से 2 गए, 2/x इज इक्वल टू 1, या x इज इक्वल टू 2। ये आ गया x इज इक्वल टू 2। ठीक है, धारा की गति कितनी है? 1 दी थी, 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 2। पहला मेथड ये था इसको करने का। दूसरा मेथड है आप सीधा ही बाई ऑप्शन जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन
यहाँ पे डेटा आसान था तो हम यहाँ से चले गए, अगर डेटा थोड़ा मुश्किल होता तो हम बाई ऑप्शन जाते हैं यहाँ से। ठीक, आगे चलेंगे। 0.727272 को उसके सरल रूप में भिन्न के रूप में व्यक्त करो। 0.727272 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 72 बार। 72 बार मतलब 0.72 बार मतलब 72 अपॉन 99। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसको हम काटे तो 9 से कट रहा है, 9 अट्ठे 72, 9 से 99 गए 11, 8/11। आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। नेक्स्ट, टाइम स्पीड का क्वेश्चन है। दो ट्रेनें एम और एन एक ही समय पर शहर पी और क्यू से एक दूसरे की ओर चलती हैं। पी और क्यू के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है और वे 3 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है भाई, पी और क्यू के बीच की दूरी 360 है, दोनों एक दूसरे की ओर चलती हैं, चलते हुए कितनी देर में मिलती हैं? 3 में। तो दोनों की स्पीड का योग कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो ए और बी जुड़ जाएगा, ए और बी मतलब दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो एम और एन की स्पीड का रेशियो है कितना? 5:7। टोटल कितना है? 12। 12 यूनिट बराबर 120। 12 यूनिट बराबर 120। एक यूनिट कितनी होगी? 10। तो पूछा गया है एन की गति कितनी है? 7, तो 7 यूनिट बराबर 70। ये आ गया आंसर। आगे चलेंगे। यहाँ पे कुछ पाई ग्राफ के अच्छे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कुछ कंफ्यूजिंग था, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। चलिए इसको करते हैं। एक डबल लाइन ग्राफ एक विशेष न्यायालय में 4 तिमाहियों में लंबित और निपटाए गए मामलों की संख्या दिखाता है। ओके, एक लाइन लंबित मामलों को दर्शाती है, मतलब जो पेंडिंग है। दूसरा निपटाए गए मतलब जो डिस्पोज्ड हो गए। तो क्या पूछा है इसने? इन विच क्वार्टर डज द नंबर ऑफ द केसेस डिस्पोज्ड एक्सीड द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस बाय द ग्रेटेस्ट मार्जिन? किस तिमाही में निपटाए गए मामलों की संख्या लंबित मामलों की संख्या में सबसे अधिक अंतर से अधिक है? ठीक है, ये पूछ रहा है कि जहां पे जो निपटाए गए मामलों की संख्या है वो पेंडिंग मामलों की संख्या के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, वो डिफरेंस कहाँ पे अधिक है? और उस जगह की एक कंडीशन और दी है। कंडीशन कौन सी दी है? कि वे जो केस है ना निपटाए गए वो ज़्यादा होने चाहिए पेंडिंग केसों से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आपको दिख रहा होगा मार्जिन दो तरफ ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो दोनों तरफ मार्जिन ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है देखते हैं, इन दोनों में से ज़्यादा कौन है? यहाँ पे तो दिख ही रहा है सीधा कि मार्जिन कम है, तो यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है। डिफरेंस ज़्यादा देखने के लिए क्या करना है? ये मत देखना कि ये कितना है ये कितना है, इसके बीच में चाहो तो लाइन गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बीच में 7 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 लाइन है। तो अब आपको दिखेगा कि 7 लाइन ही इधर है, 7 लाइन ही इधर है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस तो सेम है। इनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो आंसर क्या लगाएं हम? Q1 लगाएं कि Q4 लगाएं? यहाँ पे वो कंडीशन काम आएगी जो उसने दी है। उसने कंडीशन दी है, इन विच क्वार्टर डज द नंबर ऑफ केसेस डिस्पोज्ड एक्सीड द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस। तो डिस्पोज्ड केस कहाँ पर ज्यादा है पेंडिंग केसेस से? डिस्पोज्ड केस कौन से हैं? डिस्पोज्ड केस ये वाले हैं, रेड वाली लाइन। तो डिस्पोज्ड केस कहाँ पे ज्यादा है पेंडिंग से? यहाँ पे ज्यादा है। आप देखो तो यहाँ पे रेड वाली लाइन ऊपर है, यहाँ पे उसने देखो ब्लू लाइन ऊपर दी है, उसने खुद हिंट दिया है। यहाँ पे ब्लू लाइन ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पे पेंडिंग केस ज्यादा है। डिफरेंस तो दोनों तरफ सेम है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है केस जो हुए हैं डिस्पोज। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा Q4। ये रहा Q4। नेक्स्ट, एक पाई चार्ट एक पुस्तकालय के मासिक बजट का वर्गों के बीच वितरण दिखाता है। ठीक है, यदि रखरखाव, रखरखाव मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस। ठीक है, यदि रखरखाव पर खर्च की गई राशि 48,000 है तो कुल मासिक बजट क्या है? मेंटेनेंस कौन सा है? ये वाला। अगर आपको कलर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, ये वाला कलर है, पर्पल टाइप थोड़ा है ना, क्योंकि ये वाला ये है तो इसके पीछे वाला ये होगा। ठीक है, तो 20% की वैल्यू हो गई। मेंटेनेंस कितना है? 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई? 48,000। 20% की वैल्यू 48,000 हो गई। कितना निकालना है? कुल मासिक बजट कितना होगा? 100% कितना है? ×5। तो इसको भी तो ×5 कर सकते हैं। 48×5 240, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ, ये एक मॉक में सबसे अच्छा क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था। इसकी तरफ ध्यान से देखेंगे। जिन बच्चों ने ये कर लिया होगा बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया आज के बाद वो भी कर लेंगे इसे। एक जिला कार्यालय डिजिटलीकरण
डिजिटलीकरण कार्य में 2 लड़के और 3 लड़कियां पूरे काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 1 लड़का और 5 लड़कियां वही काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात से मुझे ये तो समझ में आ गई कि मैं इस एक लाइन से लड़के और लड़की की एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकता हूँ। कैसे? ऐसे 2 बॉयज प्लस 3 गर्ल, कितना 6 दिन में पूरा किया। 1 बॉय प्लस 5 गर्ल, कितना 10 दिन में पूरा किया। ये लाइन मैंने लिख दी यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में लिखनी नहीं है। डायरेक्ट ना यहाँ से मल्टीप्लाई करके सीधा लिखना है कि 12b प्लस 18g और 10b प्लस 50g। एग्जाम में इतना करना है आपको। ठीक है, 12 में से 10 गए, ये हो गया 2b और ये हो गया जी ना, 50 में से 18 गए 32g। तो बॉय और गर्ल का क्या रेशियो आ गया? 16 रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, आगे क्या बोला है? एक महिला की कार्यदर 8 लड़कियों के बराबर है। महिला को m से लिख दूंगा। 8 लड़की की कितनी होगी? 8। ये आ गई महिला की एफिशिएंसी, सीधे आ गई। एक पुरुष की कार्यदर 2 महिलाओं के बराबर है। पुरुष को p से लिख दूंगा। कितने के बराबर है? 2 महिलाओं के। 2 महिलाओं की कितनी होगी? 16। ये आ गई 16। तो हमारे पास ये आ गई लड़के की एफिशिएंसी, लड़की की एफिशिएंसी, महिला की और पुरुष की। अब क्या बोल रहे हैं भाई? एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और 10 लड़कियां की एक टीम 3 दिन तक काम करती है। अब 3 दिन तक काम करती है, काम को देख के याद आया टोटल वर्क तो निकाला नहीं, अभी निकाल लेते हैं। चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो। क्या बोला था उसने? एक लड़का और 5 लड़कियां वही काम 10 दिन में पूरा करती है। एक लड़के की एफिशिएंसी 16, 5 लड़कियों की एफिशिएंसी 5, 16 और 5 कितने दिन में? 10 दिन में। 16 और 5 21, 21 नहीं 210। ये क्या आ गया? टोटल वर्क। अब करेंगे अगला, आगे क्वेश्चन। एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का, 10 लड़कियां, कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी? पुरुष की एफिशिएंसी 16 हो गई, एक महिला की एफिशिएंसी 8 हो गई, एक लड़के की एफिशिएंसी 16 हो गई, 10 लड़कियों की एफिशिएंसी 10 हो गई। तो 16 और 16 32, 32 और 8 40 और 10 50, 50 की एफिशिएंसी हो गई। 3 दिन तक काम किया, टोटल कितना काम कर दिया? 150। 150 कर दिया, 210 में से 150 कर दिया, तो शेष कितना बचा भाई? 210 में से 150 गए तो शेष बचा 60। ठीक है, उसके बाद पुरुष और महिला को 4 अतिरिक्त लड़कियों से बदल दिया जाता है। लड़का और पहले की 10 लड़कियां जा रही हैं। तो पहले के लड़के की एफिशिएंसी कितनी थी भाई? 16। पहले की 10 लड़कियां कितनी थी एफिशिएंसी? 10। अब 4 लड़की और आ गई, पुरुष और महिला को हटा दिया तो 4 और आ गए। अब एफिशिएंसी कितनी हो गई? 16 और 4 20 और 10 30। अब इस 30 की एफिशिएंसी से हमें 60 वर्क करना है। 30 की एफिशिएंसी से 60 वर्क करना है, कितने दिन और लगेंगे? 2 दिन। ठीक है, उसने क्या बोला है? पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, कुल कितने दिन में पूरा होगा। तो पूरा काम देखो 3 दिन तो हमने यहाँ कर लिया था काम, ये वाला 3 दिन, और जो बाकी बचा था उसको हमने कर लिया 2 दिन में। 3 + 2 कितना आ गया? पूरा काम किया हमने 5 दिन में। ठीक है, लास्ट लाइन को क्वेश्चन की हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ ऑप्शन में 2 होता ना तो मैक्सिमम बच्चे 2 लगा के आ जाते। ये होती है सिली मिस्टेक। उसने पूछा है पूरा काम कितने कुल दिनों में पूरा किया, उसने शेष काम तो पूछा ही नहीं ना, उसने पूछा है पूरा काम कितने दिन में पूरा किया। पूरा काम किया है उसने 5 दिन में। ठीक है, आगे चलेंगे। मार्च से अप्रैल तक, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा ये पढ़ने की भी जरूरत होती नहीं, कहीं कहीं पे पढ़ती है लेकिन मैक्सिमम में नहीं पढ़ती। मार्च से अप्रैल तक नए सब्सक्रिप्शन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? मार्च में कितनी है? 80। अप्रैल में कितनी है? 100। कितने परसेंट वृद्धि हो गई? 4 से 5 हो गई। कितनी बढ़ गई? 1/4। 1/4 क्या होता है? 25%। सिंपल क्वेश्चन था, ओरली कर सकते थे। नेक्स्ट, सबसे अधिक और सबसे कम वार्षिक किराए के बीच का अंतर, सबसे अधिक कितना है यहाँ पे भाई? 90। सबसे कम कितना है? 60। कितना डिफरेंस हो गया? 30। ठीक है, सबसे अधिक और सबसे कम वार्षिक किराए के बीच का अंतर, सबसे कम वार्षिक किराए का लगभग कितने प्रतिशत है? सबसे कम कितना है? 60। तो ये पूछ रहा है कि ये 30 इस 60 का कितने परसेंट है? सीधा दिख रहा है 50% है। ठीक, ये आ गया 50। आगे चलेंगे। 2023 से 24 तक चोरी के मामले में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कौन सा है चोरी वाला? बर्गलर है,
फ्रॉड या फिर थेफ्ट। ठीक है। बर्गलरी होता है लूटपाट। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो कि बर्गलरी का एक तरह से मतलब चोरी भी हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लो इंग्लिश में थीफ लिखा है, थेफ्ट लिखा है, थेफ्ट। ये आ गया थेफ्ट वाला। इसने पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ पे कितने था 180, यहाँ पे कितना है 225। आप ध्यान से देखें तो 45 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 180 225, मतलब 45 चौक 180 और 45 पंजे 225। 4 से 5, एक बढ़ गया 4 पे, फिर से 25%। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। हाउ मैनी ट्रेनीज आर इन द टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कैटेगरीज। टोटल कितने दिए हैं इसने 2000, यहाँ पे भी लिखा है 2000 ट्रेनी है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कितने? टेक्निकल वाले ये रहे, और नो सॉरी नॉन टेक्निकल वाले ये रहे, और टेक्निकल वाले ये रहे। तो 30 और 20 50% है दोनों मिला के। 50% तो सीधा 1000। ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने चीज़ों को थोड़ा फास्ट रखा है। मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है तो किस तरह से आपको सोचना है। मैंने तो बोल बोल के किया, जिससे मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। वो दिमाग में चलेंगी तभी आप क्वेश्चन को फास्ट कर पाएंगे। आप सीखेंगे कि कहाँ से कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। आप मेरे को देखो, मैं कहाँ कहाँ से कैसे गया क्वेश्चन में, उसी तरह से आप सीखेंगे, और तभी आप एग्ज़ाम हॉल में जाके टाइम बचा पाएँगे। अब टाइम बचाना भी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे 40 क्वेश्चन है, तो उसमें से 36 या 37 क्वेश्चन तो वो देगा आसान। वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे देगा कि जो टाइम आप ऊपर से बचा के लाए हो ना, वो टाइम इनमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें से मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन कर देंगे ये वाले, लेकिन ये जो 3-4 क्वेश्चन देगा ना वो, ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जो टाइम बचा के लाएगा ऊपर से। तो इन्हीं क्वेश्चन से समझो आपको एज मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।